नमस्कार दोस्तों। पर छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग है ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए है। जितने भी एग्जाम्स होते हैं छत्तीसगढ़ में या अदर स्टेट में, जैसे कि छत्तीसगढ़ का आपका सब इंस्पेक्टर का मेंस है, अभी छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती है, छत्तीसगढ़ में अभी जैसे सेट का एग्जाम है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पे निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम सामान्य सिलेबस को पढ़ते हैं। जैसे कि आपका हो गया गणित, रीजनिंग हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, संविधान हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ी भाषा हो गया, हिंदी भाषा हो गया, इंग्लिश हो गया, और साथ ही साथ जो आपकी सीडीपी हो गया, या अभी वर्तमान में जो आज सामने आपके प्रस्तुत है क्लास, वो है सीजी सेट और यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है। ठीक है, पेपर 1 जिसको हम लोग जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो है पेपर 1, इसकी पूर्णतः निःशुल्क क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, और इसमें हम लोग अभी पहुंच चुके हैं क्लास नंबर 18 में। ठीक है, क्लास नंबर 18 में पहुंच चुके हैं दोस्तों। इससे पहले मैंने आप लोगों को 17 क्लासेस प्रोवाइड करा दिया है, आप लोगों को प्ले लिस्ट में दिख जाएगा। एक सेकंड में आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्विक रिवाइज कर देता हूँ, ताकि जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो किस प्रकार से उनको देखना है हमारे चैनल में जा करके वो समझ सकेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, और इसके माध्यम से हम लोग आप लोगों को निःशुल्क कोचिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। पढ़ छत्तीसगढ़ के नाम से है। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जैसे होम पेज दिखिएगा, ठीक है, आपको डायरेक्ट जाना है ये प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। प्लेलिस्ट में जाएंगे जैसे ही, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा दोस्तों हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ, सभी सब्जेक्ट्स का बना हुआ है। जैसे सीजी सेट का बना हुआ है, टारगेट बैच है आपका सब इंस्पेक्टर और शिक्षक भर्ती का, मैथ्स का हिस्ट्री है, मैथ्स का पेडागोजी है, मैथ्स का डेसिमल फ्रैक्शन है, मैथ्स का नंबर सिस्टम है, उप अंकेक्षक का एग्जाम हुआ था उसके लिए हमने तैयारी करवाया था। ठीक है, शिक्षक भर्ती 2026 न्यू बैच है इसमें। तो ये सब बैच नहीं है, ये सब एक प्लेलिस्ट है दोस्तों, और इसमें आपको 1 रुपया भी देना नहीं है, आप जा करके बस देख करके पढ़ सकते हैं। सहायक प्रयोगशाला है, सीटेट, सीजीटेट, ये सभी चीज़ें यहाँ पे वीडियो आपका डलते जा रहा है, और आप लोग घर बैठे कहीं भी बैठ करके भी एक्सेस कर सकते हैं, पूर्णतः निःशुल्क पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो अभी वर्तमान में जो आज का वीडियो है ये सीजी सेट के ऊपर है। ठीक है, सीजी सेट का हमने कंटिन्यूस आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, और चैप्टर वाइज खत्म करते चल रहे हैं जितना भी आपका यूनिट है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सीजी सेट के क्लास नंबर 1 है, हर क्लास में आपको शो कर दिया गया है क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर आपका 4 हो गया, क्लास नंबर आपका 5 हो गया, क्लास नंबर 6। इस प्रकार से मैंने क्लासेस बांट दी है ताकि आपको परेशानी ना हो, एक सिरे से आप लोग पढ़ाई करते हुए चले और आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरे प्लेलिस्ट में आपको क्लास वाइज हम यहाँ पर चैप्टर वाइज पढ़ाए हैं दोस्तों, तो क्लास वाइज आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। क्लास 9, 10, 11, 12 हो गया, देखिए 13, 14, 15, 16, 17, और आज का जो वीडियो है वो हम लोग देखेंगे क्लास नंबर 18। ठीक है, तो ये है आपका क्लास नंबर 18। ठीक, और इसमें हम लोग आज करेंगे एमसीक्यू। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, देखिए यूनिट कितने यूनिट खत्म कर चुके हैं पहले बता देता हूँ। यूनिट 1 खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया, और 4 का थ्योरी भी खत्म हो गया है। ठीक है, यूनिट 1, 2, 3 पूरा खत्म हो चुका है, 4 का भी थ्योरी खत्म हुआ है दोस्तों। और आज यूनिट 4 जो है आपका कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग संप्रेषण के नाम से जानते हैं, पेपर 1 में जो है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का यूनिट 4 जो है आपका संप्रेषण है, इसका हम लोग आज करेंगे एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू 2 से 3 वीडियो एमसीक्यू आएगा, फिर पीवाईक्यू भी इसको साथ में लेते चल रहे हैं। और जिन्होंने भी नोट्स लिए उनको 1 लाइनर भी दिया जा रहा है दोस्तों, जो भी पीडीएफ नोट्स खरीदे हैं उनको 1 लाइनर भी दिया जा रहा है। ठीक है, अभी 15 अगस्त का ऑफर चल रहा है, जिसे भी लेना है यदि तो वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों। 15 अगस्त के ऑफर में कम प्राइस पे दिया जा रहा है दोस्तों, तो जो भी अभी लेना चाहता है वर्तमान में वो ले सकते हैं कम प्राइस में। 8962530503 ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है। इसमें आप मैसेज करेंगे कि आपको पीडीएफ खरीदना है करके, तो इसमें पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का एमसीक्यू सेशन की। ठीक है, देखिए जो कम्युनिकेशन है ना, उसमें अलग अलग मैं भागों में बांट दिया हूँ। अलग अलग जो टॉपिक्स दिए हुए हैं कम्युनिकेशन के अंदर, जैसे संप्रेषण का अर्थ हो गया, उसके प्रकार हो गए, उसके अभिलक्षण हो गए, तो उसके हम 15 क्वेश्चन यहाँ पे करते चल रहे हैं। उसी प्रकार से हर टॉपिक को मैंने 10 से 15 क्वेश्चन करके 50 क्वेश्चन का आज ये सेट तैयार किया है। इसके बाद फिर 50 क्वेश्चन आएगा आपका कम्युनिकेशन का है, और उसके बाद फिर कम्युनिकेशन का 50 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चैनल पर आप लोग बने रहेंगे दोस्तों। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि लास्ट समय में मैराथन क्लासेस भी देंगे आप लोगों को सीजी सेट का। ठीक है, और साथ ही साथ जो लोग निःशुल्क जुड़ना चाहते हैं
मतलब निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमसे जुड़ करके हर विषय को पढ़ सकते हैं डिटेलिंग के साथ। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, संप्रेषण का अर्थ, प्रकार, उसके अभिलक्षण। सबसे पहला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा किस शब्द से हुई है। कम्युनिकेशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, संप्रेषण क्या होता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, क्लास नंबर 1 से पढ़िए अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे नए अभ्यर्थी जुड़ते हैं, इसलिए उनको समझाने के लिए शुरू में इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तो जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ थोड़ा आप लोग एडजस्ट करते चलिए, ठीक है। क्योंकि अंत में लोग कमेंट करते हैं कि सर काफ़ी लंबा तक आप स्पीच देते हैं करके, तो स्पीच देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों को पता नहीं है कि किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से चीज़ों को एक्सेस करना है, तो इसीलिए शुरू में जानकारी देना पड़ता है, ठीक है। तो क्लास नंबर 1 से पढ़िएगा जितने भी नए अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं, और रिवीजन करते चलिएगा। अब बात करें पहला प्रश्न की, जो है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा किस शब्द से हुई है, पहला प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है कम्युनिस्ट, कम्युनिकेयर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन सा होगा, उपरोक्त दोनों, ठीक। मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति आपके कम्युनिस्ट, जिसका अर्थ क्या होता है, कम्युनिस्ट का अर्थ मैंने बताया था दोस्तों साझा या सामान्य करना, ठीक है। साझा हो गया या फिर आपका हो गया सामान्य बनाना, ठीक है। ये होता है कम्युनिस्ट का अर्थ, ये भी आपका लैटिन शब्द है। और दूसरा मैंने बोला कम्युनिकेयर, इस शब्द से भी आपका कम्युनिकेशन की उत्पत्ति हुई है। कम्युनिकेयर मतलब होता है बांटना या सूचना का आदान प्रदान करना। क्या होता है, बांटना या फिर आपका हो गया सूचना का आदान प्रदान करना, ठीक है, आदान प्रदान करना, ठीक है। ये होता है कम्युनिकेयर का मतलब। और कम्युनिस्ट मतलब होता है साझा या सामान्य बनाना। तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है साझा या सामान्य बनाना या फिर बांटना या फिर सूचना का आदान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया, जो कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें संदेश का जो कूटबद्ध, जिसको बोलते हैं एनकोड करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। रिसीवर के द्वारा, सेंडर के द्वारा, चैनल के द्वारा या फीडबैक के द्वारा। देखिए आज का जो एमसीक्यू सेशन होगा ये पूरा आपको लास्ट थ्योरी क्लास के ऊपर बेस्ड रहेगा, ठीक है। काफ़ी लोगों को हो सकता है कि प्रश्न लगे कि सर सरल प्रश्न है, तो पहले ना बेस अपन को स्ट्रॉन्ग करना है। मैं आपको हर यूनिट पढ़ाने के बाद, थ्योरी पढ़ाने के बाद पहला जो सेशन देता हूँ वो थोड़ा ईजी रहता है ताकि आपका रिविजन भी हो सके। उसके बाद मैं मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लाता हूँ, फिर आपके हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं। 50-50 का मैं साइड बनाता हूँ या फिर 35-30 के आसपास के क्वेश्चन का साइड बनाता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। तो उसमें क्या होता है, पूरा हम थ्योरी को एक बार पढ़ लेते हैं, थ्योरी को पढ़ने के बाद उसी के बेसिस में पूरा आपका क्वेश्चन रहता है। इसके बाद मैं मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लाता हूँ, फिर हाई लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, और फिर असर्शन बेस्ड आपके जो लॉजिकल बेस्ड होते हैं वो क्वेश्चन रहते हैं, कथन कारण पुट वाले। तो हर एक सेशन इंपॉर्टेंट है, हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा और साथ साथ रिवीजन करते चलिएगा दोस्तों। जिन्होंने नोट्स लिया है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। जिन्होंने भी पीडीएफ नोट्स खरीदा है तो बार बार पुराने यूनिट्स को पढ़ते भी चले साथ में, ठीक। तो यहाँ है संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश को कूटबद्ध एनकोड करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, प्राप्तकर्ता या फिर प्रेषक, माध्यम या प्रतिपुष्टि। तो मैं आपको बताया था एनकोडिंग कौन करेगा दोस्तों, सेंडर करेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जबकि आपका डिकोड कौन करेगा, आपका रिसीवर करेगा, ठीक। तो जो प्रेषक होता है, सेंडर, अपने विचार, अपने जो संदेश होते हैं या उनके सूचनाओं को क्या करते हैं, संकेतों या शब्दों में बदलता है, जिसे कूटबद्ध करना बोलते हैं, अर्थात एनकोडिंग करना कहते हैं, ठीक है। अपने शब्दों में बदलेगा, उसे क्या कर देगा, एनकोडिंग कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है संप्रेषण की द्विमार्गी, जिसको बोलते हैं 2 वे प्रक्रिया तब पूरी मानी जाती है जब प्रेषक संदेश को भेजता है, संदेश माध्यम में पहुंचता है, या प्राप्तकर्ता संदेश को समझकर प्रतिपुष्टि फीडबैक देता है, या प्राप्तकर्ता संदेश को केवल पढ़ता है। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, जब प्राप्तकर्ता संदेश को समझ करके फीडबैक देगा, ठीक है, तभी तो संदेश पूरा हो पाएगा, है ना, संप्रेषण पूरा हो पाएगा आपका। प्रतिपुष्टि जो आपका फीडबैक संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम और महत्वपूर्ण चरण है। इसके बिना संप्रेषण अधूरा और एक मार्गी रह जाता है, ठीक है। एक मार्गी मतलब लीनियर हो जाएगा या 1 वे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जब कोई व्यक्ति स्वयं से बात कर रहा है, जब कोई व्यक्ति स्वयं से बात करता है, आत्मचिंतन करता है, तो उसे किस प्रकार का संप्रेषण कहते हैं।
जब कोई भी व्यक्ति स्वयं से बात कर रहा है या आत्मचिंतन कर रहा है, मेटाकॉग्निशन कर रहा है मान लीजिए, तो उसे किस प्रकार का संप्रेषण कहा जाता है? अंतः व्यक्तित्व संप्रेषण, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, समूह संप्रेषण या फिर मास कम्युनिकेशन। तो मैं आपको बताया था दोस्तों, जब खुद की बात हो, अंदर ही बात हो, अपने घर की बात हो समझ लीजिए, या अपने मन में हो, तो उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है आपका इंट्रा और इंटर में। इंटर मतलब आप जैसे बहुत लोग पहले के समय में सुने होंगे इंटर कास्ट शादी कर लिया, इंटर कास्ट मतलब दूसरे, इंटर मतलब हो गया आपका दूसरा, जबकि इंट्रा मतलब होता है खुद में। ठीक है, इंट्रा मतलब होगा आपका खुद में, जबकि इंट्रा हो गया मतलब बाहर में समझ लीजिए या दूसरे में। ठीक है, तो जब खुद में बोल रहे हैं, स्वयं से बोल रहे हैं, मतलब कि इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, है ना। स्वयं से किया जाने वाला जो संवाद है, जैसे आपका डायरी लिखना हो गया या मन में सोचना, ये अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण का हिस्सा होता है। ठीक, नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला जो आमने सामने के संवाद को क्या कहते हैं? जब भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला जो आमने सामने का संवाद है, क्या कहा जाएगा? अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण, अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण जिसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोल रहे हैं, या फिर जन संप्रेषण या रेखीय संप्रेषण। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी, जिसे हम बोलते हैं इंटरपर्सनल, मतलब कि दूसरे से, है ना। सामने वाले व्यक्ति से जब आपकी बातचीत हो, सामने में कम्युनिकेशन हो, संवाद करें आप, ठीक है, डिबेट करें, कम्युनिकेट करें, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी संगठन में समान पद या स्तर के जो कर्मचारियों के बीच होने वाले जो संप्रेषण को क्या कहा जाता है? किसी संगठन में समान पद या स्तर मतलब सेम पद वाले, ठीक है, सेम पद वाले या फिर सेम लेवल वाले जो कर्मचारी होते हैं, उनके बीच होने वाले कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल या डायगोनल? अधोमुखी संप्रेषण या फिर ऊपरी मुखी संप्रेषण या क्षैतिज समतल संप्रेषण या विकर्णी संप्रेषण? तो मैं आपको बताया था, जैसे समान लेवल वाले व्यक्तियों के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसे बोलते हैं दोस्तों हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, क्षैतिज समतल संप्रेषण। ठीक है, क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एक ही स्तर या एक ही रैंक वाला जो सहकर्मी होते हैं, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं या किसी कॉलेज में है समझ लीजिए, और सेम आपके बीच में सहकर्मियों के बीच में या फिर आपके सेम लेवल के जो सेम स्टैंडर्ड के लोग हैं उनके बीच में वार्तालाप हो, तो उसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक ही स्तर के रैंक के सहकर्मियों के बीच होने वाला समूह, मतलब होने वाला जो सूचना का प्रवाह, ये उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्षैतिज या फिर समतल, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, उच्च अधिकारियों के द्वारा अधीनस्थ, उच्च अधिकारी मतलब ये उच्च अधिकारी हो गया, ये अपने अधीनस्थ अधिकारी को निर्देश या आदेश देना किस संप्रेषण का उदाहरण होता है? तो ये हो गया डाउनवर्ड। ठीक है, अधोमुखी, ऊपर से नीचे आ रहा है, उच्च अधिकारी यहाँ पर बैठा हुआ है ना ये, और ये क्या है? आपका निम्न अधिकारी हो गया, अधीनस्थ अधिकारी हो गया जो भी है। तो उच्च अधिकारी के अधीन आ रही है व्यक्ति, मतलब ये ऑर्डर दे रहा है ऊपर से नीचे, तो ये डाउनवर्ड हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। ठीक है, जो भी आपके संगठन में ऊपर से नीचे की ओर मतलब सीनियर से जूनियर की तरफ बहने वाला जो संदेश प्रवाह को अधोमुखी कहते हैं, डाउनवर्ड संप्रेषण कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जो संप्रेषण की एक प्रमुख विशेषता नहीं है बोल रहा है? ठीक है, लास्ट तक पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक विशेषता देख करके नहीं सोच लेना है, नहीं है लिखा है उसको पूरा पढ़ना है। ये एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है, ये तो है। इसमें केवल शब्दों का उपयोग अनिवार्य है, गलत बात है भाई, ये तो इसमें केवल शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। ये गतिशील और परस्पर संवादात्मक होता है, ये बिल्कुल सही है। इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, कम्युनिकेशन का बिल्कुल उद्देश्य होता है, ऐसे ही का कोई हवा में कुछ बात नहीं करता, हर एक चीज का उद्देश्य होता है इसमें। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का एक मुख्य उद्देश्य होता है, ये सही है। ये गतिशील परस्पर संवादात्मक है, सही है। ये एक सतत प्रक्रिया है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। संप्रेषण में केवल जो आपका शब्द का उपयोग नहीं होता, केवल शब्द की बात क्या है इसमें? अगर शब्दों का उपयोग होता है बोलता तो सही है, लेकिन केवल लगा दिया यहाँ पर, इसलिए ये गलत हो गया। इसमें हाव भाव हो गया, आपके शारीरिक भाषा हो गया, मौन हो गया, जो गैरवाचिक भी शामिल होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण जिसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? औपचारिक माध्यम, ग्रैपवन अंगूर लता, या रेखी नेटवर्क, या चक्र नेटवर्क? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण नेटवर्क को और किस नाम से जाना जाता है? औपचारिक माध्यम,
ग्रेपवाइन या अंगूर लता या रेखी नेटवर्क या फिर चक्र नेटवर्क। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ग्रेपवाइन, जिसको अंगूर लता भी बोलते हैं। अनौपचारिक और अफवाह वाले जो संप्रेषण को क्या कहा जाता है, ग्रेपवाइन गुच्छा में जो होता है दोस्तों, जैसे हम लोग आपस में दोस्त लोग मिलते हैं, वो कम्युनिकेशन भी ग्रेपवाइन कहा जाता है उसे ही। ठीक है, क्योंकि इसका कोई एक निश्चित मतलब मान लीजिए उद्गम नहीं होता है, मतलब या कोई इसका एक निश्चित दिशा नहीं होता, इसलिए अंगूर लता ग्रेपवाइन के नाम से जाना जाता है, अनौपचारिक संप्रेषण। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, संप्रेषण की प्रक्रिया में डिकोडिंग का अर्थ क्या होता है? संदेश को नष्ट करना, गलत बात है। संदेश को नए माध्यम में बदलना, प्राप्त संदेश के अर्थ को समझना या उसकी व्याख्या करना, संदेश को प्रसारित करना। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ठीक है, प्राप्त संदेश के अर्थ को समझना या उसकी व्याख्या करना होता है। देखिए, प्राप्तकर्ता जो होता है रिसीवर, जब प्रेषक के द्वारा भेजा गया जो कोड संकेत मतलब एनकोडेड जो मैसेज होता है ना, उसको समझता है और उसका अर्थ निकालता है, उसे क्या करते हैं, डिकोड करना बोलता है। ठीक है, डिकोडिंग कहलाता है वो। अगला प्रश्न है, जब कोई अधीनस्थ कर्मचारी अपने प्रबंधक को प्रगति रिपोर्ट या शिकायतें भेजता है तो वह प्रवाह क्या कहलाता है? अब कोई अधीनस्थ कर्मचारी है, ये अपने अधिकारी को भेज रहा है, क्या इंफॉर्मेशन है, या आपकी कोई रिपोर्ट है या शिकायत है, तो वो प्रवाह क्या कहलाएगा? तो अपवर्ड कहलाएगा, ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब कि अपवर्ड मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऊपरीमुखी संप्रेषण। ठीक है, क्या कहलाएगा? ऊपरीमुखी संप्रेषण कहलाएगा ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जब सूचना जो है नीचे से ऊपर जाएगा ना, जूनियर से सीनियर की तरफ, तो उसे ये ध्यान रखेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन ही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 12, संप्रेषण की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सत्य होता है? संप्रेषण की प्रकृति के संबंध में बोल रहा है, उसका नेचर कैसे है? ये केवल सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, समझ का नहीं, ये एक स्थिर स्टैटिक प्रक्रिया है, ये हमेशा केवल लिखित रूप में होता है, या फिर ये एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है? तो देखिए, ये केवल सूचनाओं का आदान प्रदान का होता है बोल रहा है बस, लेकिन समझ का नहीं, ये गलत बात है। समझ भी इससे विकसित होता है। ये एक स्थिर प्रक्रिया है, ये भी गलत है। ये डायनेमिक प्रोसेस है। ये हमेशा केवल लिखित रूप में होता है, तो गलत बात है। लिखित और आपका ओरल वर्बल दोनों होता है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होता है। ठीक है, मौखिक और अमौखिक। और ये एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया, तो बिल्कुल सत्य बात है। यूनिवर्सल प्रोसेस आपका संप्रेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए, संप्रेषण क्या है ना, आपका जो कम्युनिकेशन है हर जगह होता है, हर क्षेत्र में होता है, हर जीव में होता है। हर जीव मतलब हर आपका लिविंग बीइंग में होता है। ठीक है, लिविंग थिंग में होता है। ठीक, किसी न किसी रूप में पाया जाता है, इसलिए ये आपका सार्वभौमिक प्रोसेस है। अगला देखते हैं, अरस्तु के संप्रेषण मॉडल में, अरिस्टोटल के संप्रेषण मॉडल में मुख्य रूप से किन तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? लास्ट वीडियो में हमने बात किया था दोस्तों, जिसमें थ्योरी क्लास में पढ़ा था हमने। वक्ता, भाषण, श्रोता, प्रेषक, चैनल, कोलाहल, प्राप्तकर्ता, कोडिंग, डिकोडिंग, प्रतिपुष्टि या माध्यम, संदेश और प्रभाव। किसकी बात कर रहे हैं? अरस्तु। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। अरस्तु ने अपने जो उनका सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है कम्युनिकेशन का, उन्होंने बताया था, इसमें मुख्य रूप से सार्वजनिक भाषण, पब्लिक स्पीकिंग पर आधारित था। ठीक है, किस पर आधारित था? पब्लिक स्पीकिंग पर, जिसमें वक्ता भी होता था, आपका जो विषय जो होता है वो भाषण भी होता था, और साथ में साथ आपका श्रोता भी होता था। ऑप्शन ए इसलिए सही है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, शेनन और वीवर। ठीक है, ये सब हमने थ्योरी क्लास में पढ़ा है, आपका रिवीजन होते जा रहा होगा। और इस क्लास के बाद हम लोग थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करेंगे मॉडरेट लेवल का, और इसके बाद थोड़ा एक और लेवल में जाएंगे, हार्ड लेवल में। ठीक है, जिसमें असर्शन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो 3 आपका सेशन कम से कम आएगा हर एक यूनिट का, इजी, मॉडरेट एंड टफ लेवल। ठीक है, और लास्ट में जब हम लोग मैराथन क्लासेस करेंगे तो उस समय तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, सफलिंग करेंगे, उस समय बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। रैंडम आपको इजी आएगा, टफ आएगा, कोट आधारित प्रश्न होंगे। तो एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते चलेंगे जितना ज़्यादा हो सकता है हमसे। ठीक है, शैनन और वीबर, इसके संप्रेषण मॉडल जो है को किस रूप में जाना जाता है? वृत्ताकार मॉडल, या फिर रेखीय गणितीय मॉडल, लीनियर मैथमेटिकल मॉडल, या संवादात्मक मॉडल, या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने आपको बताया था कि शैनन और आपका वीवर, उनका मॉडल 1949 में प्रस्तुत किया गया था इन्होंने, और ये जो है पूरा लीनियर था दोस्तों। लीनियर मतलब मैथमेटिकल मॉडल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। शैनन और वीवर ने 1949 में आपका रेखीय मॉडल दिया था, जिसको बोलते हैं लीनियर मॉडल। ठीक है, इसे कोई मैथमेटिकल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। रेखीय मॉडल या तकनीकी या गणितीय मॉडल भी कहा जाता है। इसमें पहली बार शोर जो नॉइस है, इसकी अवधारणा को उन्होंने शामिल किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया में शोर या कोलाहल नॉइस का व्यवधान डाल सकता है? संप्रेषण की प्रक्रिया में शोर या आपका कोलाहल, जिसको नॉइस भी बोलते हैं,
कहाँ व्यवधान डाल सकता है? केवल सोर्स पर, केवल चैनल पर, केवल डिकोडिंग के समय या संप्रेषण प्रक्रिया के किसी भी चरण में? सही तरह दोस्तों, जो आपका नॉइस है, डिस्टर्बेंस है, वो किसी भी आपके प्रक्रिया में संप्रेषण के चरण में हो सकता है। ठीक है, शोर मतलब कि व्यवधान एनकोडिंग के समय हो सकता है, माध्यम हो गया या डिकोडिंग हो गया या फीडबैक के किसी भी स्तर पर ये तुलना हो सकता है। संदेश को क्या कर सकता है? ये प्रभावित कर सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, प्रभावी संप्रेषण वाचिक और गैर वाचिक, अंतर सांस्कृतिक और सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण के मैं कुछ यहाँ पे आपको 15 प्रश्न करा रहा हूँ दोस्तों। मैंने कहा कि जितना यूनिट को टॉपिक दिया है उसके हिसाब से अपन 15-15 क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए वाचिक जो होता है संप्रेषण, जिसको बोलते हैं हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन, शामिल हैं इसमें क्या? केवल लिखित शब्द, केवल मौखिक शब्द, मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के शब्द, या केवल शारीरिक हाव भाव? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी। इसमें आपके मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के शब्द शामिल होते हैं। देखिए, वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन मतलब वर्बल का अर्थ है शब्दों का प्रयोग होता है, इसमें मौखिक बोलना भी होगा और लिखित दोनों शामिल होता है। ठीक है, लिखित रूप भी। अगला प्रश्न है गैरवाचिक, जिसको बोलते हैं नॉन वर्बल संप्रेषण का वह भाग है जो शारीरिक गतियों जैसे चेहरे और हाव भाव का अध्ययन करता है, क्या कहलाता है? ठीक है, शारीरिक गतिविधि की जब भी बात आए तो आपको याद रखना है काइनेसिक्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी काइनेसिक्स, जिसको शरीर की भाषा, गतियों, बैठने के ढंग और चेहरे के हाव भाव के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, काइनेसिक्स। अगला है संप्रेषण के दौरान समय के उपयोग और उसके महत्व के अध्ययन को क्या कहा जाता है? संप्रेषण के समय, संप्रेषण के दौरान उसके उपयोग और उसके महत्व के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्रोनिमिक्स, हैप्टिक्स, प्रॉक्सिमिक्स या वोकलिक्स? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्रोनिमिक्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्रोनिमिक्स संप्रेषण के समय प्रबंधन, समय मतलब संप्रेषण के दौरान समय का जो प्रबंधन हो गया, समय की जो पाबंदी है और उसके द्वारा दिए जाने वाला जो संदेश, उसका अध्ययन करता है। क्या करता है? क्रोनोमिक्स। ठीक है, अगला है संप्रेषण में स्पर्श, टच के उपयोग का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्श का। काइनेसिक्स, हैप्टिक्स, प्रोमिक्स, प्रॉक्सिमिक्स या फिर पैराभाषा? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, हैप्टिक्स। ठीक है, टच करते हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं ना टच स्क्रीन मोबाइल है, इसमें आप लोग टच करते हैं तो हैप्टिक आता है, फीडबैक आता है इसका, है ना, रेस्पॉन्स जो होता है वो, है ना, टचिंग का। तो यहाँ पर टच करने की बात हो रहा है। संप्रेषण स्पर्श के उपयोग का वैज्ञानिक अध्ययन हैप्टिक्स कहलाता है। हैप्टिक्स के अंतर्गत आपके जैसे हाथ मिलाना हो गया, पीठ पर थपथपाना हो गया, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपका, हाथ मिलाना हो गया या आपका पीठ थपथपाना हो गया साथ में, ये सभी चीज़ें इसके माध्यम से व्यक्त होना जो संदेश है उसका अध्ययन किया जाता है। पीठ थपथपाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखते हैं दोस्तों। पैरालैंग्वेज या पैराभाषा का संबंध किससे है? लिखे गए शब्द के अर्थ से, या फिर बोलने की गति, सुर, आवाज के उतार चढ़ाव और टोन से, या दो संस्कृतियों के बीच की दूरी से, या मौन रहने की कला से? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम क्या कहते हैं के बजाय कैसे कहते हैं। जैसे कि आवाज़ की जो पिच हो गई, उसका गति का टोन हो गया, है ना, स्पीड हो गया, वो पैरालैंग्वेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जब विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के बीच सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के बीच सूचनाओं का, विचारों का आदान प्रदान होता है तो उसे क्या कहते हैं? कक्षा संप्रेषण, या फिर जन संप्रेषण, मास कम्युनिकेशन, या समूह संप्रेषण, या अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण, इसको बोलते हैं इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ही दोस्तों। ठीक है, जब भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है या उनके विचारों का आदान प्रदान होता है तो उसे इंटरनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग जो संस्कृतियां हैं या उनके जो मूल्य हैं, उनकी जो भाषा है, ऐसे वाले व्यक्तियों के बीच में होने वाले जो संवाद है उसको अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसी समूह जैसे समिति या बोर्ड बैठक में निर्णय लेने के उद्देश्य से किया जाने वाला जो संप्रेषण है वो क्या कहलाता है? किसी समूह जैसे समिति हो गया, है ना, या बोर्ड हो गया, उसकी बैठक में निर्णय लेने के उद्देश्य से किए जाने वाला जो कम्युनिकेशन है उसको क्या कहेंगे? ग्रुप कम्युनिकेशन, अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण, जन संप्रेषण, या एक मार्गी संप्रेषण? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है आपका? जब कुछ लोग मिल करके किसी साझा उद्देश्य या समस्या के समाधान के लिए चर्चा करते हैं तो वो समूह संप्रेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है
प्रभावी कक्षा संप्रेषण क्लासरूम कम्युनिकेशन की मूल प्रकृति कैसी होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित और सत्तावादी, छात्र केंद्रित और संवादात्मक इंटरैक्टिव, केवल लिखित और औपचारिक, या फिर एक तरफा उपदेशात्मक? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, छात्र केंद्रित और आपका संवेदात्मक इंटरएक्टिव। ठीक है, कक्षा में जो संप्रेषण तभी प्रभावी होगा जब संवेदात्मक हो और छात्रों की भागीदारी उसके समान अवसर मिले। ठीक है, पार्टिसिपेट करने के लिए उनको समान अवसर मिलेगा। नेक्स्ट है, कक्षा में शिक्षक द्वारा दिए जाने वाला जो गैरवाचिक संकेत है, जैसे मुस्कुराना या फिर सर हिलाना हो गया, है ना, या फिर एंगरनेस दिखाना, उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे छात्र विचलित होते हैं। ये सकारात्मक से दृढ़ करना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का कार्य करता है। कक्षा में अनुशासनहीनता बढ़ाता है, अनुशासनहीनता बढ़ाता है, या इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का ये कार्य करता है। ठीक है, जब भी आपका शिक्षक है ना, जो भी है, शिक्षक के सकारात्मक गैरवाचिक हाव भाव जो छात्रों का मनोबल और उसके सीखने की प्रति को क्या करता है? रुचि बढ़ाता है, इंटरेस्ट बढ़ाता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट है, कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में सहानुभूति एम्पैथी का क्या अर्थ होता है? छात्रों पर दया करना, शिक्षक द्वारा छात्रों के दृष्टिकोण और भावनाओं को समझना, छात्रों की हर गलती को नजरअंदाज करना, या केवल अपनी बात को सही साबित करना? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी, जिसमें क्या लिखा है? शिक्षक द्वारा छात्रों के दृष्टिकोण और भावनाओं को समझना। ठीक है, सहानुभूति जिसको बोलते हैं एम्पैथी, या आपका परानुभूति भी कहते हैं, इसका अर्थ है स्वयं को दूसरे की स्थिति में रख कर देखना। शिक्षक जब छात्रों की समस्याओं को उनके स्तर पर समझता है तो शिक्षण प्रभावी होता है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, संप्रेषण में शारीरिक जो दूरी है, जिसको बोलते हैं फिजिकल स्पेस और स्थान के उपयोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फिजिकल स्पेस और स्थान के उपयोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? काइनेसिक्स, क्रोनोमिक्स, हैप्टिक्स, या प्रॉक्सिमिक्स? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी, जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिक्स। ठीक है, प्रॉक्सिमिक्स के अंतर्गत लोग बातचीत करते हैं, उस दौरान आपस में कितनी भी भौतिक दूरी रखते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? इसका अध्ययन किया जाता है। मतलब जो प्रॉक्सिमिक्स है ना, उसके अंतर्गत जो लोग बातचीत करते हैं उस दौरान जो उनकी जो भौतिक दूरी होती है, या उसका अर्थ क्या होता है, इसका अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? प्रॉक्सिमिक्स के अंतर्गत। ठीक है, फिजिकल स्पेस रहता है तो भी। नेक्स्ट है, कक्षा संप्रेषण के अक्सर किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? कक्षा संप्रेषण को अक्सर किस रूप में कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, कैटेगराइज किया गया है? ठीक है, जन संप्रेषण, अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण, समूह संप्रेषण, या गैर संस्थागत संप्रेषण? इसकी बात कर रहे हैं कक्षा संप्रेषण। तो कक्षा में आपके बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, मतलब कि ये क्या हो सकता है दोस्तों? आपका समूह संप्रेषण, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रुप कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उच्च संदर्भ संस्कृति हाई कंटेक्स्ट कल्चर में संप्रेषण की क्या विशेषता होती है? उच्च संदर्भ संस्कृति हाई कंटेक्स्ट कल्चर में संप्रेषण की क्या विशेषता होती है? संदेश बहुत स्पष्ट और शब्दों पर निर्भर होते हैं, कोई अनकहा अर्थ नहीं होता इसका, या फिर लिखित दस्तावेजों को ही सब कुछ माना जाता है, या फिर अधिकांश जानकारी पृष्ठभूमि परिस्थितियों और गैरवाचिक संकेतों में छिपी होती है? सही उत्तर है दोस्तों आपका अधिकांश जो जानकारी है पृष्ठभूमि और परिस्थितियों और गैरवाचिक संकेतों में छुपी रहती है, डी ऑप्शन। ठीक है, देखिए उच्च संदर्भ संस्कृति जैसे कि आपका मान लीजिए हमारी कौन सी संस्कृति है? हमारे लोग एशियाई संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, एशियाटिक कल्चर है हमारा। इसमें सीधे शब्दों के बजाय हम लोग संदर्भ है या आपसी संबंध है या गैरवाचिक जो हाव है उसका महत्व इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, कक्षा में प्रभावी श्रवण, ठीक है, इफेक्टिव लिसनिंग के सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो सकते हैं? केवल शिक्षक को देखते रहना, बिना सोचे समझे नोट्स लिखना, सक्रिय रूप से संदेश ग्रहण करना और तार्किक मूल्यांकन करना, ये सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। और चुपचाप बैठे रहना तो पाप है। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा दोस्तों। सक्रिय श्रवण में छात्र न केवल सुनता है बल्कि संदेश के अर्थ को भी समझता है और उस पर विचार करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा संप्रेषण का एक मनोवैज्ञानिक तत्व है? क्लासरूम की रोशनी, बैठने की व्यवस्था, या छात्रों की प्रेरणा और ध्यान का स्तर, या ब्लैक बोर्ड का आकार? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी, छात्रों की प्रेरणा और ध्यान का स्तर, मोटिवेशन एंड अटेंशन। ठीक है, जो आपका प्रेरणा हो गया है ना, मोटिवेशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रुचि हो गया, और ध्यान, ये सब चीज़ें कंसंट्रेशन है, ये मानसिक व मनोवैज्ञानिक स्थिति से जुड़ा होता है जो कक्षा संप्रेषण की सफलता आपका तय करता है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट है, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं। हम देखते हैं यहाँ से 31 से 40 क्रमांक तक का 10 प्रश्न है। जब प्रेषक और जो प्राप्त करता है
शब्दों या संकेतों को अलग अलग अर्थ निकालते हैं, तो ये किस प्रकार की बाधा है? फिजिकल, सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल। भौतिक बाधा, शब्दार्थ संबंधी बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा या संगठनात्मक आपका बाधा। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आंसर आपका शब्दार्थ संबंधी बाधा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भाषा की जो अस्पष्टता होती है या कठिन शब्दावली है, या एक एक ही शब्द के कई मीनिंग निकलते हैं, अलग अलग अर्थ निकलते हैं, इससे होने वाला जो बाधा होता है उसको बोलते हैं सिमेंटिक, मतलब कि आपका शब्दार्थ शब्दार्थ संबंधी भाषा। ठीक, सिमेंटिक बैरियर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है पूर्वाग्रह, जिसको बोलते हैं प्रीजुडाइस। प्रीजुडाइस समयगात्मक स्थिति जैसे अत्यधिक क्रोध या तनाव संप्रेषण में किस प्रकार की बाधा उत्पन्न करते हैं? पूर्वाग्रह, प्रीजुडाइस आप समझ चुके हैं इसको। और जो आपके इमोशनली जो होते हैं, जैसे आपको क्रोध आ गया, तनाव आ गया, टेंशन हो गई, तो इस संप्रेषण में किस प्रकार की बाधा उत्पन्न करते हैं? भौतिक, तकनीकी, मनोवैज्ञानिक बाधा या सांस्कृतिक बाधा। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर आपका साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑप्शन नंबर सी, मनोवैज्ञानिक बैरियर। मानसिक स्थिति या डर या गुस्सा या अविश्वास होना, या आपका व्यक्तिगत जो पूर्वाग्रह है ना, मतलब एक स्टीरियोटाइप का चीज़ होता है, लोग पहले से ये कल्पना बना लेते हैं कि ऐसा चीज़ है, ये चीज़ है तो ऐसा ही होगा। तो ये सभी चीज़ें अंतर्गत आपके किसके आएगा? मनोवैज्ञानिक बाधाओं के अंतर्गत आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कक्षा में बहुत अधिक शोर होना, खराब रोशनी का होना या अत्यधिक गर्मी होना। संप्रेषण किस भाषा का उदाहरण है? अब ये सब चीज़ें क्या है? भौतिक बाधा है कि व्यक्तिगत बाधा है कि शब्दार्थ बाधा है या सामाजिक बाधा है? तो ये सब फिजिकल एनवायरनमेंट बाधा है। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों सही। ठीक है। पर्यावरण का, या पर्यावरण हो गया, या आपके आसपास के जो वातावरण में मौजूद जो रुकावट है, जैसे दूरी, शोर, तापमान, है ना, ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी? फिजिकल या एनवायरमेंटल बैरियर के अंतर्गत आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है संगठन में सख्त नियम, जटिल पदानुक्रम जिसको बोलते हैं हायरार्की, और जो लाल पिताशाही के कारण सूचनाओं में देरी होना कौन सी बाधा है? व्यक्तिगत बाधा, संगठनात्मक बाधा, भाषा का अवरोध या तकनीकी अवरोध। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जिसको बोलते हैं संगठनात्मक आपका बैरियर। ठीक है। किसी संस्था की नीति हो गई, या नियम हो गए, या पद हो गए, और व्यवस्था के कारण उत्पन्न वाली जो बाधाएं हैं उसको बोलते हैं आपका संगठनात्मक बाधा। ठीक है। अगला प्रश्न है चयनात्मक ध्यान, जिसको बोलते हैं सिलेक्टिव अटेंशन या चयनात्मक धारण, सिलेक्टिव परसेप्शन का क्या अर्थ होता है? सिलेक्टिव अटेंशन और सिलेक्टिव परसेप्शन का अर्थ क्या है? सभी सूचनाओं को समान रूप से सुनना, ध्यान केंद्रित ना कर पाना, या फिर दूसरों की बातों को पूरी तरह खारिज करना, या केवल वही सुनना या समझना जो हमारी अपनी मान्यताओं और हितों के अनुकूल हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केवल सही सुनना या समझना जो हमारी अपनी मान्यताओं और हितों के अनुकूल हो। ठीक है। सिलेक्टिव अटेंशन और सिलेक्टिव परसेप्शन की बात हो रहा है दोस्तों। ठीक है। लोग अक्सर अपनी जो इंटरेस्ट है और सोच के अनुसार ही संदेश के कुछ हिस्सों को ग्रहण करते हैं और बाकी को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? चयनात्मक धारण कर। और ये एक मनोवैज्ञानिक बाधा है दोस्तों। ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। नेक्स्ट है जब प्राप्तकर्ता को उसकी क्षमता से बहुत अधिक सूचनाएं या एक साथ दे दी जाती है ना, उसकी क्षमता से ज़्यादा दे दिया जा रहा है या एक साथ दे देंगे, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन ओवरलोड, या फिर इंफॉर्मेशन अंडरलोड, ओवरलोड, या इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन, या सूचना का चयनीकरण, सूचना का अभाव, सूचना का अतिभार, सूचना का विरूपण, या सूचना का चयनीकरण। क्या होगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ज़्यादा हो गया ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोड के कारण प्राप्तकर्ता संदेश को सही ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाता और महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या हो जाती है? उससे छूट जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है विभिन्न देशों के लोगों के बीच जो आपका खान पान हो गया है ना, या पहनावे हो गए, या अभिवादन के तरीके के कारण होने वाली जो गलतफहमी है वो किस बाधा के अंतर्गत आती है? ठीक है। सांस्कृतिक बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा, भौतिक बाधा, या भाषाई बाधा। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? कल्चरल बैरियर होगा। आपका जो सांस्कृतिक बाधा है वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। सांस्कृतिक मूल्यों, रीति रिवाज हो गया, या किसी का मतलब जीवन जो शैली है, इसमें भिन्नता के कारण जो उत्पन्न होने वाली जो रुकावटें होती हैं उसे ही सांस्कृतिक बाधाएं कहते हैं। नेक्स्ट है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग संप्रेषण की एक बाधा है। ठीक है। इसका मुख्य अर्थ क्या होता है? संदेश को पूरी तरह नष्ट कर देना, प्रेषक द्वारा संदेश को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करना ताकि वह प्राप्तकर्ता को अनुकूल या अच्छा लगे, संदेश का तकनीकी संचरण होता है, या भाषा को शुद्ध करना होता है। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी, क्योंकि यह प्रेषक द्वारा संदेश को इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश करना होता है जिसे प्राप्तकर्ता को अनुकूल हो या उसको अच्छा लगे। ठीक है।
फिल्टरिंग मतलब आपका एक प्रकार से क्या हो गया, जैसे आपने देखा होगा जो संगठन वगैरह है उसमें अधीनस्थ कर्मचारी आपको बुरी खबर को छुपाने या वरिष्ठों को खुश करने के लिए जानकारी को क्या करते हैं, फिल्टर करके बदल करके ऊपर भेज देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्रोतों की जो अपरिपक्व मूल्यांकन होते हैं, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन होता है, इसकी आदत संप्रेषण को कैसे प्रभावित करती है। आपका जो श्रोता है ना, सुनने वाले जो हैं, उसके जो प्री मैच्योर इवैल्यूएशन को की आदत है यदि, तो संप्रेषण को कैसे प्रभावित करती है। ये संप्रेषण को बेहतर बनाती है, गलत। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। इससे प्रतिपुष्टि जल्दी मिलती है, गलत बात है। ये वक्ता की पूरी बात सुने बिना ही पहले से राय बना लेता है और जिसे संदेश को गलत अर्थ निकालता है। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। देखिए, वक्ता की बात पूरी होने से पहले अपनी निष्कर्ष निकाल लेना अपरिपक्व मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, जो प्रभावी संप्रेषण में बहुत बड़ी बाधा है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसी की पूरी बात सुनने बिना ही अपना निष्कर्ष निकाल देते हैं, उसका या अर्थ निकाल लेते हैं, गलत मीनिंग निकालते हैं, मिसकंसेप्शन हो जाता है और इससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है तकनीकी खराबी, जैसे इंटरनेट का धीमा होना, माइक का खराब होना, ठीक है, या फिर फोन कॉल कट जाना, किस प्रकार की बाधा है। शब्दार्थ बाधा, मनोवैज्ञानिक, टेक्निकल या आंतरिक बाधा या सांस्कृतिक बाधा, इसके अंतर्गत आएगा। ये सब टेक्निकल चीजें हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी तकनीकी आपका समस्या है। संदेश के संचरण के माध्यम में या जो आपका उपकरण है, माध्यमों में या उपकरणों में खराबी के कारण जो आने वाली जो रुकावट है वो तकनीकी या फिर आपका यांत्रिक मैकेनिकल बाधा हो सकती है, टेक्निकल या मैकेनिकल। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 41 से 50 हम जन मीडिया और समाज के ऊपर बात करेंगे। जन संप्रेषण मास कम्युनिकेशन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। इसमें संदेश केवल एक व्यक्ति को भेजा जाता है, गलत बात है। इसमें श्रोता वर्ग ऑडियंस विशाल, बिखरा हुआ और विषम हेट्रोजेनस होता है, बिल्कुल बात सही है। इसमें तुरंत आमने सामने प्रतिपुष्टि मिलती है, नहीं, तुरंत तो नहीं मिलती। इसमें किसी माध्यम या तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल होती है भाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। ठीक है। जन संप्रेषण में संदेश की किसी आपका जो तकनीकी माध्यम है, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, इसके द्वारा बहुत बड़े अज्ञात और विभिन्न पृष्ठभूमि वाले जनसमूह तक इसको पहुंचाया जा सकता है। तो यही क्या आपका मास कम्युनिकेशन है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होते हैं दोस्तों, विशाल, बिखरा हुआ है और हेट्रोजेनस होता है इसमें। ठीक है, जो श्रोता वर्ग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग वर्ग के। अगला प्रश्न देखते हैं। जन मीडिया में गेट कीपिंग मतलब समझ रहे प्रकार से फिल्टरिंग होना या द्वारपाल कृत का कार्य क्या होता है। मीडिया हाउस की सुरक्षा करना, विज्ञापनों की दर को तय करना, समाचार पत्रों की छुपाई करना, गलत। ये तय करना कि कौन सी सूचना या खबर जनता तक पहुंचेगी और कौन सी नहीं, यही गेट कीपिंग का काम होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखेंगे। संपादक, पत्रकार या मीडिया जो प्रबंधक है वो गेट कीपर की भूमिका निभाते हैं, जो सूचनाओं को फिल्टर करते हैं और समाज के सामने आने वाली खबरों को नियंत्रित भी करते हैं। एजेंडा सेटिंग थ्योरी, एजेंडा सेटिंग थ्योरी के अनुसार जन मीडिया समाज को कैसे प्रभावित करता है। मीडिया लोगों को ये दिखाता है कि उन्हें क्या सोचना चाहिए। मीडिया ये तय करता है कि किन मुद्दों पर जनता को सोचना और चर्चा करना चाहिए, मुद्दों को महत्व देना चाहिए। ठीक है, यह मीडिया समाज को पूरी तरह बदल देता है। मीडिया का समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, प्रश्न है कि क्या प्रभावित करता है एजेंडा सेटिंग थ्योरी के अंतर्गत। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ये मीडिया ये तय करता है कि किन मुद्दों पर जनता को सोचना चाहिए और ये चर्चा करनी चाहिए किन मुद्दे पर। मुद्दों का महत्व देना ही इसका मेन क्या है, उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। एजेंडा सेटिंग के अनुसार मीडिया जिन खबरों को प्रमुखता से दिखाता है और जनता और सरकार उन्हें ही सबसे महत्वपूर्ण क्या मुद्दे मानती है दोस्तों। ठीक है, इससे क्या होता है, जनता भी एक्टिव हो जाती है और आपके जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो भी एक्टिव हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जन मीडिया का एक प्रमुख कार्य है, फंक्शन कौन सा है जन मीडिया का। सूचना और शिक्षा देना, मनोरंजन करना, समाजीकरण करना या उपरोक्त सभी। सही क्या होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी चीजें होंगी। शिक्षा और सूचना का भी प्रसार करना है, मनोरंजन करना भी होता है, समाजीकरण भी होता है और इसमें सभी चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, जन मीडिया समाज को जागरूक करता है, शिक्षित करता है, मनोरंजन करके सामाजिक मूल्यों के प्रसार, समाजीकरण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। डिजिटल मीडिया के आगमन के बाद जन मीडिया में फीडबैक की प्रकृति कैसी हो गई है। अभी बहुत धीमी और कठिन है, अधिक त्वरित और संवादात्मक, इंस्टेंट एंड इंटरैक्टिव हो गई है, पूरी तरह समाप्त हो गई है या फिर केवल लिखित पत्रों तक ही सीमित है। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, अधिक त्वरित हो गई है और संवेदात्मक हो गई है, इंस्टेंट एंड इंटरैक्टिव हो गई है। जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया है और इंटरनेट के कारण अब लोग डायरेक्ट खबर, वीडियो या पोस्ट पर तुरंत कमेंट करके या लाइक करके या शेयर करके उसमें इमीडिएट आपका क्या होता है, फीडबैक देते हैं।
त्वरित आपका क्या हो जाता है, फीडबैक देते हैं इसमें। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी। हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी या मैजिक बुलेट थ्योरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्तों। जन मीडिया के किस प्रभाव को दर्शाता है? मीडिया का जनता पर सीधे, तत्काल और शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। मीडिया का जनता पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। जनता मीडिया के संदेशों को खारिज कर सकती है, देती है, या फिर मीडिया केवल 2 चरणों में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 46, हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, मीडिया का जनता पर सीधा, तत्काल और शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी है, ये सिद्धांत मानता है कि मीडिया के संदेश जनता के दिमाग में सुई या गोली की तरह सीधे प्रवेश करते हैं और लोग बिना सोचे समझे उसे सच मान लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको मैजिकल बुलेट थ्योरी भी कहा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, जन मीडिया के संदर्भ में सेंसरशिप। सेंसरशिप का क्या अर्थ है? विज्ञापन को बढ़ावा देना, सरकार या किसी अधिकृत संस्था द्वारा आपत्तिजनक या संवेदनशील सामग्री के प्रकाशन प्रसारण पर रोक लगाना, नए टीवी चैनल शुरू करना या पत्रकारों को पुरस्कार देना। सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी, सरकार या किसी अधिकृत संस्था द्वारा आपत्तिजनक या संवेदनशील सामग्री के प्रकाशन प्रसारण पर रोक लगाना। ठीक है, प्रसारण को रोक लगाना। समाज में जो आपका शांति, नैतिकता या सुरक्षा बनाए रखने के लिए मीडिया सामग्री की जांच करना और अनुचित हिस्से को हटाना सेंसरशिप कहलाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, पारंपरिक मीडिया जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मीडिया का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? लोक नृत्य, कठपुतली, शो और नौटंकी, यूट्यूब और फेसबुक, पॉडकास्ट और ब्लॉग या ओटीटी प्लेटफॉर्म। अब ट्रेडिशनल की बात कर रहे तो ट्रेडिशनल क्या था दोस्तों? लोक कलाएं जो हो गए, नुक्कड़ नाटक, लोकगीत, पारंपरिक उत्सव भारत में, है ना, जैसे समाजों में जन प्रेषण की जो प्राचीन और पारंपरिक माध्यम रहे उसे ट्रेडिशनल मीडिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, जन मीडिया का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि मीडिया पर पूरी तरह से राज्य सरकार का नियंत्रण होना चाहिए? उदारवादी सिद्धांत, अधिनायकवादी सिद्धांत, ऑथराइटेरियन थ्योरी या सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धांत या लोकतांत्रिक भागीदारी सिद्धांत। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी, जिसको बोलते हैं अधिनायकवादी सिद्धांत, ऑथोराइटेरियन थ्योरी। अधिनायकवादी या सत्तावादी सिद्धांत के अनुसार मीडिया सरकार के अधीन होती है और उसे शासक वर्ग की नीतियों की आलोचना करने की अनुमति नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज और वैश्विक गांव जिसको बोलते हैं, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है जो मीडिया और संचार के विकास से जुड़ी हुई है? ग्लोबल विलेज, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। ग्लोबल विलेज, वैश्विक गांव की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है जो मीडिया और संचार के विकास से जुड़ी हुई है? मार्शल मैकलुहान, विल्बर श्रेम, हेरोल्ड लासवेल या डेनिस मैकवेल। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मार्शल मैकलुहान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मार्शल मैकलुहान। मार्शल मैकलुहान ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और संचार तकनीकों के जो तीव्र विकास के कारण पूरी दुनिया सिमटकर एक छोटे से जो है वैश्विक गांव के समान हो गई है। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पर ही समाप्त करते हैं दोस्तों। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लोग लाइक ज़रूर से करेंगे दोस्तों। एक लाइक से आप लोगों का बढ़िया हमको एक फीडबैक मिलता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। तो अधिक से अधिक आप लोग लाइक कर देंगे दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर देंगे, तो कि जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त मित्र यार हमसे जुड़ करके सभी विषयों को गहराई से पढ़ सकें, वो भी निःशुल्क। ठीक है, जो व्यक्ति पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ज़रूर से दबा लेंगे, क्योंकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा। इसके बाद मैं आपको फिर बता देता हूँ कि अभी 15 अगस्त का ऑफर चल रहा है दोस्तों। जिन्हें भी PDF नोट्स लेना है वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर आपको बता दिया गया है 8962530503 पर व्हाट्सअप करके आप लोग ये नोट्स खरीद सकते हैं। ठीक है, PDF नोट्स इसका जो है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, जहां हम लोग इसके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे कम्युनिकेशन के, और उसके बाद फिर हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद दोस्तों।